जय हिंद साथियों। ट्रिपल सी की रैपिड रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिपल सी नवंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए ट्रिपल सी रैपिड रिवीजन सीरीज की आज है क्लास नंबर 3, जहां पर आपको मिलेंगे ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 8 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करता रहे। दोस्तों, एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह एक क्लास आप सभी को टॉप कराने में सक्षम है। तो इस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है। तो इसको भी आप जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है। क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आज का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? मीन्स निम्न में से कौन ऐसा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? विच वन इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? उबंटू, विंडोज, ऑकल या फोटोशॉप? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में देते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप जानते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्लोज सोर्स के अंतर्गत है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में क्या डिफरेंस है यह भी आपको पता होना चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होते हैं, अर्थात जिनको उपयोग करने में हमें किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, किसी से कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। वो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और क्लोज सोर्स जो होता है उसके लिए हमें कंपनी से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उबंटू सॉफ्टवेयर जो है, ये आपका ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है। इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और इसके साथ में सोर्स कोड भी मिलता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो सोर्स कोड में आप बदलाव करके इसे अपने अनुरूप बना भी सकते हो। बाकी विंडोज, ऑर्किल और फोटोशॉप ये सभी क्या है? क्लोज सोर्स हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1, 2, 3D डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए। 1, 2, 3D डिजाइन वॉज क्रिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? सेविज, ऑटोडेस्क, मेकवेयर या इथियम? तो पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई 1, 2, 3 है ना, 123D ये है क्या? तो ये क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो किस लिए बनाया गया था? 1D, 2D और 3D ग्राफिकल डिजाइन को बनाने के लिए 1, 2, 3D डेवलप किया गया था। मीन्स है क्या? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑटोडेस्क के द्वारा बनाया गया था। इसे ऑटोडेस्क 1, 2, 3 डिजाइन भी कहते हैं। और ये लॉन्च कब हुआ? बताइए। LAUNCH लॉन्च कब हुआ? ये एग्जाम में पूछता है। तो 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आप नोट डाउन करिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्षैतिज संरेखण नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? टॉप, सेंटर, लेफ्ट या फिर राइट? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की गई है, मीन्स यहां पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात हो रही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टॉप। अब नेक्स्ट, जब कोई कार्ड धारक भुगतान कार्ड पर पूर्व निर्धारित क्रेडिट सीमा को पार कर जाता है तो कार्ड धारक के खाते में असीमित धनराशि भुनाई जाती है। व्हेन अ कार्ड होल्डर exceeds the predetermined credit limit on the payment card, the card holder account is read unlimited. True or false? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई भी कार्ड धारक है वो भुगतान कार्ड पर
पूर्व निर्धारित जो उसकी लिमिट है, जो क्रेडिट लिमिट उसकी तय की गई है, उसको पार कर जाता है तो असीमित धनराशि भुनाई जाने की कोई बात ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फाल। जितना उसका लिमिट है उतना ही वो उपयोग कर सकता है, उससे अधिक का उपयोग नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट, एकल यूनिक्स विशिष्टता संस्करण 2 के लिए उन्नत समर्थन प्रदान करता है। मीन्स सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन वर्जन 2 प्रोवाइड्स इनहेंस सपोर्ट फॉर 16 बिट यूनिक्स को, 32 बिट यूनिक्स को, 64 बिट यूनिक्स को या 8 बिट यूनिक्स को। तो जो सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन है ये हमारे किसको सपोर्ट करता है? 64 बिट यूनिक्स को सपोर्ट करता है। ऑप्शन सी इज राइट, 64 बिट यूनिक्स। यूनिक्स क्या है आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाई यूनिक्स क्या होता है, यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स कब लॉन्च हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट बताइए यूनिक्स क्या है। तो यूनिक्स आपका एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कब डेवलप हुआ? 1969 1969 में यह डेवलप हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, 1969 में। किस लैंग्वेज में रिटर्न किया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि किस लैंग्वेज में इसको रिटर्न किया गया था। तो सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। डेवलपर कौन है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि हु इज द डेवलपर, है ना भाई, किसने इसको निर्मित किया, कौन है इसके? तो मेन है केन थॉम्सन, ठीक है, केन थॉम्सन। इसके अलावा आपको डेनिस रिची, कई लोगों ने मिलकर इसको निर्मित किया था। तो यहां पर सभी के नेम हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? बताइए, नेम ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर, कैरेक्टर या नन ऑफ द एबव। तो आप जानते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर आपने यूज़ किया होगा। अगर नहीं यूज़ किया है तो राइटर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, मीन्स लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल है, तो आप रन कमांड में लिखिए एस राइटर और ओके कर दीजिए, तो ओपन हो जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार कहाँ होता है यह भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बॉटम में आपको मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पर अभी हम अपने माउस के कर्सर को स्क्रॉल कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पेज 1 ऑफ 1, मीन्स ये पेज नंबर के बारे में बताता है। हमारे डॉक्यूमेंट में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, इसको बताता है। पेज स्टाइल को बताता है, लैंग्वेज को बताता है, जूम इन जूम आउट, ये सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नेम कहीं पर भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर भी बता रहा है, कैरेक्टर भी बता रहा है, लेकिन कंप्यूटर का नेम बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें इस स्टेटस बार को शो या हाइड करना है तो व्यू पे जाना है, यहाँ पर स्टेटस बार का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका स्टेटस बार हाइड हो गया, और फिर से क्लिक कर देंगे तो आपका स्टेटस बार यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका नेम ऑफ द कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, कौन सी कार्यात्मक जानकारी क्यूआर कोड की संरचना का हिस्सा नहीं है? विच फंक्शनल इंफॉर्मेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्यूआर कोड? एरर करेक्शन, वर्जन, ट्रांजैक्शंस या फॉर्मेट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए ट्रिपल सी एग्जाम में क्यूआर कोड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। हर बार आप एग्जाम में देखोगे तो क्यूआर कोड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि क्यूआर कोड कैसा होता है, क्यूआर कोड कब डेवलप हुआ, कहाँ डेवलप हुआ, किसने किया, ये सब कुछ। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्यूआर कोड क्या है? आपका 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड होता है। कब डेवलप हुआ?
तो 1994 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो जापान की कंपनी थी डेंसोवेव, वहाँ पर क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। ये क्या है? एक वाइट पट्टी में ब्लैक स्क्वायर से ग्रिड होता है। पूछा है कौन सी कार्यात्मक जानकारी क्यूआर कोड की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो एरर करेक्शन ये उसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डिलीट किया हुआ ईमेल कहां पर चला जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द ईमेल डिलीटेड? मीन्स जब कोई भी मेल हम डिलीट करते हैं तो कहां पर स्टोर होती है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ट्रैक्स बॉक्स या सेंट मेल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो मेल आ रही है मीन्स आती हुई जो मेल है वो आपकी स्टोर होती है इनबॉक्स में, है ना। जो भी मेल आ रही है वो आपकी इनबॉक्स में होती है। जो मेल चली गई है वो कहाँ होती है? सेंट बॉक्स में होती है। जो मेल अभी सेंडिंग में है मीन्स जो अभी प्रोसेसिंग में है वो मेल आपकी कहाँ होती है? आउट बॉक्स में। और जो मेल डिलीट हो चुकी है वो आपकी ट्रैश बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाती है। कहाँ पर? ट्रैश बॉक्स में। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि डिलीट की गई मेल कितने दिनों तक ट्रैश मेमोरी में स्टोर रहती है या फिर ट्रैश में स्टोर रहती है? तो 30 डेज मैक्सिमम होता है, 30 दिनों तक वो स्टोर रहेगी। 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूनिक्स के अंतर्गत कीबोर्ड डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस। ट्रू या फॉल्स? बताइए। अंडर यूनिक्स द कीबोर्ड इज द डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस एंड द मॉनिटर इज द डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस है। वैसे भी आप जानते हैं कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कैसा आउटपुट देता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉनिटर आपका शार्प कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं ना, शार्प कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। तो मॉनिटर आपका शार्प कॉपी आउटपुट देता है। वहीं पर अगर आप प्रिंटर की बात करो तो प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। कैसा देता है? हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये सभी क्या हैं? आपके इनपुट डिवाइस हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इम्प्रेस में डिफॉल्ट मानक लेआउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट या इम्प्रेस? यहां पर लिखा है, यहां बाय मिस्टेक पावर पॉइंट हो गया है, इसे हम इम्प्रेस कर देते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लैंक स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, टाइटल स्लाइड या नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा इम्प्रेस में डिफॉल्ट मानक लेआउट है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटल स्लाइड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको टाइटल स्लाइड ही मिलती है जहां पर वर्क करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम करना चाहें तो आप कस्टम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पंजीकृत संदेश शीर्षक को कौन परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग मैसेज हेडर्स? RFC 4865, RFC 4868, RPC 3864 या RFC 3865? बताइए फटाफट आप सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन डी, RFC 3865। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरैक्ट करता है? विच एमंग द फॉलोइंग इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद सिस्टम हार्डवेयर? सेल, कमांड, कर्नेल या एप्लीकेशन? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्नेल, है ना। कर्नेल जो होता है ये सिस्टम हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरैक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
MEA द्वारा उठाया गया एक कदम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप टेकन बाई MEA। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई MEA क्या है ना? तो MEA क्या है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, उसके द्वारा ही पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कदम उठाया गया है, तो पासपोर्ट सेवा है, ये उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब एग्जाम में कभी कभी पूछता है भाई कि PSP क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSP? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसी से संबंधित है। तो PSP का फुल फॉर्म होता है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। क्या होता है? पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट होता है PSP का फुल फॉर्म। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। कब लॉन्च किया गया, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो इसकी जो लॉन्च डेट थी वो है 28 मई 2010। ठीक है, 28 मई 2010 को न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। नोट कर लीजिएगा, जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर आसानी से रिवाइज भी कर सकें। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टराइज ऑफ कंप्यूटर? बताइए, वर्सैटिलिटी, फीलिंग्स, स्पीड या ऑटोमेशन? तो आप जानते हैं कंप्यूटर की खासियत में मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर के अंदर स्पीड बहुत होती है, मनुष्य की तुलना में लाख गुना अधिक स्पीड से काम कर सकता है। कंप्यूटर सार्वभौमिक होता है, एक समय में एक से अधिक कार्यों का संपादन कर सकता है। कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, बिना उबे लगातार काम कर सकता है। ये सारे क्या हैं? उसके गुण हैं, है ना? तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, चाहे ये हो, चाहे आपका डिलीजेंस हो, है ना? ये सभी क्या है? उसकी खासियत है। स्पीड उसकी खासियत है। स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर काफ़ी होती है ना? उतना हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, वो उसके अंदर काफ़ी है। ऑटोमेशन है ना? लेकिन फीलिंग नहीं होती है, तो एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। और नो IQ, ये भी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, फीलिंग और नो IQ। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ABRS का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? आधार बेस्ड रेफरेंस सर्विस, आधार बेस्ड रीनेबल सर्विस, आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ABRS किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? उसके पहले यहां पर पहले आपको राइट आंसर बता देते हैं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन C, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। और देखिए, इसको लॉन्च किया था NPCI ने। NPCI ने दो चीज़ों को लॉन्च किया, दो सर्विस उसने लॉन्च की थी। पहली कौन सी आपकी? ABRS, और जो दूसरी थी वो QSAM, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। ये दो सर्विस उसने लॉन्च किया है। पहला कौन सा? ABRS, और दूसरा QSAM, ये दोनों को लॉन्च किया गया। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो संस्था 2009 से चालू हुई थी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से UUCP का पूरा नाम क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ UUCP? यूनाइटेड टू यूनाइटेड प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो UUCP का काम क्या होता है? यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये अलाउ करता है कि रिमोट के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच में किस प्रकार से फाइलें ट्रांसफर हों, मतलब फाइलों के आदान प्रदान के लिए रिमोट विधि से ये अलाउ करता है। और यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, UUCP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट, मान लीजिए कि दो IPv6 नोड IPv6 डेटाग्राम का उपयोग करके इंटर ऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन वे IPv4 राउटर्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां सबसे अच्छा समाधान कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूनिक है, थोड़ा सा समझिएगा। क्रिटिकल क्वेश्चन आपको लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
Suppose two IPv6 nodes want to interpret using IPv6 datagrams, but they are connected to each other by intervening IPv4 router. The best solution here is use dual stack approach. क्या हमें डबल स्टैक अप्रोच को लेना चाहिए, हमें टनलिंग का उपयोग करना चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं है, या रिप्लेस दी सिस्टम को रिप्लेस कर देना चाहिए? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी, टनलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है? मीन्स अगर आपको कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नेम चेंज करना है तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? F3, F4, F1 या फिर F2? तो कोई भी फाइल रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। क्या करना है, हमें उस फाइल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके F2 की प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक रीनेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहां से आप रीनेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वेब एड्रेस को किस रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज वेब एड्रेस? URI, URL, ULR या फिर UPR? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब एड्रेस के रूप में किसको जाना जाता है? तो URL को जाना जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोट डाउन कर देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका फुल फॉर्म। अब एक प्रकार से देखो तो कई सारे वेब पेजेस को या वेब को ये एक साथ करता है, कलेक्ट करके ये आगे प्रोसेस करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो विकल्पों का उपयोग लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? विच आर द फॉलोइंग टू ऑप्शन आर यूज टू स्पेसिफाई अ कलर इन लिब्रे ऑफिस? बताइए, RGM CMYL, RGB CMYK, RGB RMYK या नन ऑफ दीज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, RGB CMYK। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में सेवा प्रदाता का नाम अलग करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन द ईमेल? देखिए, ईमेल में दो चीज़ें होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। पहला क्या होता है, यूज़र नेम होता है। पहला पार्ट जो होता है यूज़र नेम होता है। एक्चुअली इसमें दो पार्ट होते हैं, यूज़र नेम होता है और लास्ट आपका डोमेन नेम होता है। इसी को हम सेवा प्रदाता का नाम, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कहते हैं डोमेन नेम। और इन दोनों के बीच में एक सिंबल लगा होता है जिसे हम बोलते हैं @। तो यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में कौन सा है? @ है, जो इन दोनों को सेपरेट करता है, या फिर आप कहो कि एक साथ जोड़ता है, या दोनों का नाम अलग करता है ना? तो ये @ ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, @। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट, विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सा अवगुण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिमेरिट्स डज फ्रेगमेंटेशन हैव? बताइए, कॉम्प्लिकेट्स राउटर्स, ओपन टू डॉस अटैक, ओवरलैपिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स या ऑल ऑफ द मेंशन? बताइए, फ्रेगमेंटेशन में कौन सा अवगुण होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेगमेंटेशन में जो है आपका ये सब कुछ होता है ना? कॉम्प्लिकेट्स राउटर्स भी है, ओपन टू डॉस अटैक भी है, और ओवरलैपिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स भी है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी मेंशन। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हम एक वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं? बताइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी फाइंड अ वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स? बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, बाय डूइंग ऑन ऑनलाइन सर्च, ऑल, या बाय कॉन्टेक्टिंग देम बाय ईमेल। तो ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करके तो आप कुछ पा नहीं सकते हो, है ना, जानते ही हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन सर्च करके भी हम चेक नहीं कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि जो भी वेबसाइट है, जिस भी वेबसाइट को आप चेक करना चाहते हो, आप जाओगे ब्राउज़र में और ये पैडलॉक आइकन है, पैडलॉक आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका लिख के आएगा कनेक्शन इज सिक्योर, और अनसिक्योर होगा तो यहाँ पर लिख के आएगा कनेक्शन इज अनसिक्योर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मीन्स पैडलॉक आइकन पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट, विंडो कुंजी दबाने के बाद दाहिनी साइड का क्षेत्र और विंडोज 10 में खुली स्क्रीन को कॉल किया जाता है। आफ्टर प्रेसिंग विंडोज की, राइट हैंड साइड एरिया एंड द ओपन स्क्रीन इन विंडोज 10 इज कॉल्ड। मतलब उसे क्या कहते हैं? टास्क बार, टाइल, स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसको बोलते हैं टाइल। क्या बोलते हैं? टाइल। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? 14, 20, 12 या फिर 10? बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन है और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो फॉन्ट साइज़ है कितना है, यहाँ पर जूम कर लेते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। 12 होता है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़, और यहाँ पर मिनिमम देखिए तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिनिमम 6 और मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम 96 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम लिब्रे सैंस सेरिफ होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सब पूछता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको आपसे डिस्कस भी कर लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 12। अब नेक्स्ट, विंडोज प्लेटफॉर्म पर जावा स्क्रिप्ट का एक विकल्प क्या है? वीबी स्क्रिप्ट, ASP.NET, JSP या PHP? एन अल्टरनेटिव टू जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, वीबी स्क्रिप्ट। वीबी स्क्रिप्ट क्या है? एक जनरल पर्पस लाइट वेट एंड एक्टिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? जनरल पर्पस है ना, मतलब सामान्य उद्देश्य आपकी ये लैंग्वेज है, जनरल पर्पस है और लाइट वेट भी है। एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी है जो लाइट वेट है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? तो ये आपका वीबी स्क्रिप्ट है। कब रिलीज हुई यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई वीबी स्क्रिप्ट को कब लॉन्च किया गया? तो 1996 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आइटम लोकल एरिया नेटवर्क लैन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? प्रिंटर, केबल, कंप्यूटर या फिर मॉडेम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम लैन में उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी प्रिंटर, केबल, कंप्यूटर इनका उपयोग कर सकते हैं। लैन छोटी भौगोलिक दूरी में उपयोग करने वाला है, जैसे कि कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए लैन का उपयोग करते हैं, मतलब शेयरिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर मोबाइल पर भी उपलब्ध है? क्या डिजी लॉकर मोबाइल पर भी उपलब्ध है? तो बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि मोबाइल पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रूटिंग प्रोटोकॉल का नेटवर्क व्यास अधिकतम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग प्रोटोकॉल हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क डायमीटर? RIPv1, RIP2, EIGRP, बोथ RIPv1 एंड RIPv2? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ RIPv1
एंड RIPv2। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से POS मशीन द्वारा किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3D प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? तो जो आपका POS मशीन है, POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल में आपका थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। एग्जाम में पूछेगा POS का फुल फॉर्म, तो नोट डाउन करिए, पॉइंट ऑफ सेल। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर में वायरस सेंड करना IT एक्ट के किस सेक्शन में आता है? मीन्स अगर आप किसी कंप्यूटर में वायरस सेंड कर रहे हैं तो किस सेक्शन के अंतर्गत आप पर धारा लगेगी? सेंडिंग वायरस टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000? सेक्शन 66, सेक्शन 43, सेक्शन 66A या ऑल ऑफ द अबव? बताइए। तो वायरस सेंड करना है ना, ये आप जानते हैं किसी में नहीं करना चाहिए, इलीगल काम है। और जितने भी यहाँ पर सेक्शन लिखे हैं वो सारे सेक्शंस आपके ऐसे हैं जो कंप्यूटर वायरस से ही संबंधित हैं, है ना। मीन्स यहाँ पर जब आप वायरस सेंड करते हो तो ये सब कुछ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्शन 43 है, इसका मुख्य उपयोग यही होता है कि ये डैमेज करता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम और डाटा को डैमेज करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 43 ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को हैक करना गैर कानूनी नहीं है। हैकिंग इज अ कंप्यूटर इज नॉट इलीगल बाय लॉ। तो कोई भी नहीं कहता है कि गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल है ना। कंप्यूटर आप हैक नहीं कर सकते हैं, लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से लोग हैक करके एक दूसरे को परेशान करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग डेटा टेक्नोलॉजी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपकी बिग डेटा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा PaaS क्लाउड सेवा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ PaaS क्लाउड सर्विस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। PaaS आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले PaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र के माध्यम से इंटरनेट पर यहाँ पर आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टूल्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी क्या हैं, क्लाउड सेवा के ही उदाहरण हैं जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर मोबाइल में भी इस्तेमाल करना संभव है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, डिजीलॉकर मोबाइल में भी यूज़ करना संभव है। आप जानते हैं डिजीलॉकर कब लॉन्च किया गया है? तो दिसंबर 2015 में डिजीलॉकर को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। कब? दिसंबर 2015 में। बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब नेक्स्ट, मॉनिटर कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित की गणना करता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मॉनिटर क्या है? आप सभी जानते हैं कि एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसका कैलकुलेशन से कोई भी मतलब नहीं है। कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है? CPU करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU ही सारी प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं करता है मॉनिटर। CPU के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका ALU, दूसरा है CU और तीसरा है MU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है?
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। यहाँ पर ALU के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, पहला है AU और दूसरा है LU, ठीक है, दोनों नोट डाउन करिएगा, AU और LU। अब यहाँ AU का मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और LU का मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंजॉय के साथ पढ़िए। यहाँ पर AU का मतलब है अर्थमेटिक यूनिट और LU का मतलब क्या होता है, लॉजिकल यूनिट, है ना। तो जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो AU करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन LU करता है, मीन्स कंबाइंड ALU। तो यहीं पर सारी कैलकुलेशन होती है। CU कंट्रोलिंग का काम और MU स्टोरेज कैपेसिटी का वर्क करती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बताइए, डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्स, डिटेक्शन या प्रिवेंशन। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वाला ना, ऑप्शन फर्स्ट, डिटर्मिनेशन, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मैस्ट्रो कार्ड में कितने अंक होते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैस्ट्रो कार्ड्स, 21, 18, 19 या फिर 20। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19, ठीक है, 19 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, हैकर से बचने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। टू अवॉइड हैकर्स यू शुड कीप अपडेटिंग योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हमें अपने सिस्टम को सेफ रखना है तो टाइम टू टाइम हमें अपडेट करना भी पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि सूचना को ... पर लिखते हैं। इफ अ प्रोसेस फेल्स, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ न्यू फाइल एंड द रनिंग प्रोसेस, लॉग फाइल या नन ऑफ द मेंशन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉग फाइल, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई प्रोसेस फेल हो जाता है तो अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम जो एरर इन्फॉर्मेशन है वो लॉग फाइल में लिखते हैं और लॉग फाइल जो होती है वो डीबगर द्वारा खोजी जाती है, देखी जाती है और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट, भारत में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं ई बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं, बताइए, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस कम्स अंडर ई बैंकिंग इन इंडिया, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम डी और कॉलम एफ का चयन करने के बाद जब आप डिलीट कॉलम चुनते हैं तो क्या होगा, बताइए, कॉलम डी और कॉलम एफ का सिलेक्शन किया और फिर डिलीट करते हैं तो क्या होगा। कॉलम डी एंड कॉलम ई एंड कॉलम एफ विल बी डिलीटेड, कॉलम डी ई एफ डिलीट हो जाएगा, कॉलम एफ डिलीट होगा, कॉलम डी डिलीट होगा, कॉलम डी एंड एफ दोनों डिलीट होगा। तो सीधी सी बात है भाई, जब कॉलम डी और एफ हमने सेलेक्ट किया है तो कॉलम डी और एफ हमारा डिलीट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने ओपन किया लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट, यहाँ पर ओपन हो गया, सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जैसे हमारा बात हुआ है डी और एफ का, हमने डी में लिखा अब है और एफ में लिखा एक्सेल, हमने ये सेलेक्ट किया और ये सेल सेलेक्ट कर लिया, दोनों सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर डिलीट पे गए तो देखिए डिलीट इंटायर कॉलम पे हमने क्लिक कर दिया तो डी और एफ दोनों हमारे डिलीट हो गए। तो राइट आंसर कॉलम डी एंड कॉलम एफ विल बी डिलीटेड। अब नेक्स्ट, निम्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से सरल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइलों को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मीन्स कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइलों को बनाने, एडिट करने और डिस्प्ले करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ओपन ऑफिस।
The following software application is designed to create, modify and display simple unformatted text file. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट एडिटर। जितने भी टेक्स्ट एडिटर हैं उनको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइलों को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, टेक्स्ट एडिटर। अब नेक्स्ट, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के इंटरनेट संसाधनों को देखने और उसे इंटरैक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है? विच पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द हार्डवेयर? एप्लीकेशन प्रोग्राम, वीआई एडिटर, सेल या फिर कर्नेल? तो जो कर्नेल होता है वो कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नेल। अब नेक्स्ट, एक ओएस जो कई प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक एप्लीकेशन को समवर्ती रूप से संसाधित करता है उसे मल्टी थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। An OS that process an application concurrently using multiple processes known as a multi-thread operating system, true या false? तो ये आपका false है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? 0.45 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 0.45 इंच या नन ऑफ द एबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 0.45 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट, Z80 के मेमोरी रिफ्रेश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी रिफ्रेश रजिस्टर ऑफ Z80? टू कंट्रोल ऑन चिप SRAM, टू कंट्रोल ऑन चिप DRAM, टू क्लियर कैश या टू कंट्रोल रोम? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टू कंट्रोल ऑन चिप DRAM। DRAM का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट, 64 बिट, 48 बिट या 128 बिट? तो मैक एड्रेस में आपका 48 बिट होता है, ऑप्शन सी इज राइट। अब मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के लिए हैंडआउट प्रिंट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या आप सभी स्लाइड्स के लिए हैंडआउट प्रिंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये थे CCC रैपिड रिवीजन सीरीज की क्लास नंबर 3 जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ा। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। और ई बुक डाउनलोड करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए, CCC एग्जाम में टॉप करिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।